नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले मैं एक बार कल की क्लास का जो मैंने पढ़ाया था एक बार मैं उसको अच्छे से रिपीट कर देता हूं। देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिकीय और इसके बाद द्विघात त्रिघात समीकरण हो चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिसका भी उत्तराखंड वन दरोगा का एग्जाम है और अभी उसने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप सीधा उत्तराखंड नालंदा आईएएस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाएंगे यूट्यूब चैनल पर और वहां पर काफी सारी वीडियो पड़ी हुई है। पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एकदम फ्री। ठीक, तो आज हम देखिए नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, जो उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आइए भाई समझ लेते हैं नंबर सिस्टम, यानी जिसे हम कहते हैं संख्या प्रणाली। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आपकी पहली ही यूनिट दी गई है, ये जब आप उत्तराखंड वन दरोगा का सिलेबस ओपन करके देखोगे तो ये पहली ही यूनिट दी गई है। ये यूनिट फर्स्ट है, इसकी बस मैं 2 क्लास करवाऊंगा, 2 क्लास में या इसका यानी कंप्लीट ये हो जाएगा। केवल 2 क्लास में आपका नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं सभी? तो चलिए आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वन दरोगा का 18 लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले 17 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे सीधा प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है भाई। तो चलिए संख्या प्रणाली क्या होती है आज इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जो संख्या प्रणाली होती है, एक तो पहले आपको नंबर्स के बारे में जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे स्टूडेंट जो नंबर्स के बारे में नहीं जानते, तो देखिए पहले नंबर्स के बारे में मैं आपको एक एक करके नंबर बताऊंगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, फिर इसके बाद हम देखेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स, कंपोजिट, प्राइम, ये सारे नंबर हम आज देखने वाले हैं। आपको एक बार बताऊंगा, दोबारा आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो, ठीक है। अगर नहीं सुना तो फिर बाद में आपको फिर रिक्वायरमेंट रहेगी कि इस टॉपिक को मैं दोबारा पढूं। तो मैं ये कहूंगा ये जो आपकी नंबर क्लास, आज की क्लास में आपको नंबर्स के बारे में बताया जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन हम कल देखेंगे, कल की क्लास में भी हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। 2 क्लास में आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। देखिए नंबर्स को मैं 2 तरीके से बता सकता हूं कि किस तरीके से सोल्व करना है नंबर्स को। 2 तरीके हैं हमारे पास नंबरों को सोल्व करने के, यानी जानने के। एक तो यही है कि मैं आपको उसकी डायरेक्ट थ्योरी लिखवा दूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप उसको पढ़ लो। तो देखिए ये जो है आपको हर किताब में मिल जाएगी कि प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, पूर्ण नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, दूसरा मैं उनको अच्छे से समझा दूं। तो बस आपका जो फोकस होना चाहिए, ये जो पीडीएफ है आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल पर इसको प्रोवाइड करवा देंगे, वहां पर जाके इसको नोट कर लेंगे। अभी फिलहाल आपको नोट नहीं करना, समझना है अच्छे से। ये नहीं कि आप नोट करने में लगे हुए हैं और चीजों को समझ नहीं पा रहे। अब जो स्टूडेंट वही पहले पढ़ रखा है तो वो उसको डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे, सीधा उसको क्लिक करना, वहां पे जाएंगे, इस पीडीएफ को ओपन करना, आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम जान लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेंगे। ये मोटिवेशनल कोड है, इसमें क्या कहा गया है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है भाई। बात एकदम सही है। अपने ऊपर विश्वास तभी होगा जब आप अपने जीवन में कुछ करोगे, ठीक। अपने ऊपर विश्वास होना भी बहुत बड़ी एक बात है। ये रहा आपका महत्वपूर्ण तथ्य, इनको जान लेंगे भाई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। आप थ्योरी को मत देखना, भी जो मैं बताने वाला हूं ना, जैसे कि मैं आपको पहले कुछ रफली कार्य बता देता हूं। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए नंबर्स हम किस तरीके से पढ़ने वाले, नंबर्स हम किस तरीके से पढ़ने वाले। नंबर्स यानी संख्याएं, संख्याएं हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं इसको देख लेंगे। देखिए संख्याएं अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, अगर सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे
तो हो सकता है कि आपको बार बार समस्या हो। तो सीक्वेंस से मैंने बिल्कुल आपको ये जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं बिल्कुल सीक्वेंस से ही टाइप करवाया है। तो मैं यहां ना लिख के अब सीधा आपको पीडीएफ के माध्यम से यानी पीपीटी के माध्यम से ही समझ लेंगे, ठीक है भाई। वरना मैं यहां पे लिखवाता एक एक करके बाद में समझाता तो लिखने में टाइम लगता। हालांकि मैंने लिखवाया भी उसी तरीके से है जिस तरीके से आपको मैं यहां समझाता। तो चलिए अब देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे बस। ये रहे भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाती है प्राकृतिक संख्याएं। बस मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना कि जो मैं आपको बोल रहा हूं मतलब मेरी भाषा को ध्यान से सुनना। ये जो भाषा लिखी हुई है उस पर फोकस मत करना, इसे मैं बाद में समझाऊंगा। पहले आ जाते हैं देखो प्राकृतिक नंबर। पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूं। पहले प्राकृतिक नंबर आते हैं, ठीक, यानी नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद नीचे आती है पूर्णांक इंटीजर्स नंबर, यानी एक दूसरे से मिलके बने हुए होते हैं। अगर डायरेक्ट मैं ऐसे ही परी में रख दूं आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद पूर्णांक के बाद आएंगी परिमेय संख्या, परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या, फिर वास्तविक नंबर, फिर इसके बाद इमेजनरी नंबर, फिर इमेजनरी के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, द्विसहभाज्य संख्या। तो टोटल ये सारी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको बाद में देखना, पहले मेरी भाषा मतलब ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं प्राकृतिक संख्या क्या होगी तो वो थ्योरी ये वाली पढ़ के सुना देगा। लेकिन मैं अब आपको जो सुनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए नेचुरल नंबर जो होते हैं बे संख्याएं, देखो नेचुरल की बात की गई है। नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या क्या चीज आती, पेड़ पौधे हो गए, होते हैं नहीं। तो जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो किस आधार पे करते हैं काउंटिंग इनकी, एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़, चार पेड़, पांच पेड़ करते हैं नहीं। क्या कभी आपने काउंटिंग ऐसे सुनी है माइनस एक पेड़, माइनस दो पेड़, माइनस तीन पेड़, ऐसे नहीं करते काउंटिंग। काउंटिंग जो होती है प्राकृतिक में वो एक से स्टार्ट होती है और कितने पेड़ है क्या कोई इसका पता लगा पाएगा, कभी नहीं लगा पाएगा, ये अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, डॉट 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 अनंत तक चलती है। तो ये प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन होगी जो मैंने आपको बता दी है। ऐसी संख्याएं जो नेचुरल होती हैं कहां से स्टार्ट होती हैं, हमेशा एक से स्टार्ट होती है। ये हो गई आपकी प्राकृतिक परिभाषा। इसके बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन बात करूं कि जो इसकी ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है वो ये है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझ रहे हो ना, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको n यानी नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब चलते हैं, प्राकृतिक समझ में आ गई। अब चलते हैं सीधा हम होल नंबर पर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, इसको जान लेंगे भाई। ये रही पूर्ण संख्याएं। होल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। होल नंबर देखो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट हुई थी, एक से। अब जहां जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है वो होल नंबर कहलाता है, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बात क्लियर हो गई, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, जो थ्योरी लिखी हुई है बस इसको ध्यान दो जो मैंने आपको समझाया। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती, एक से स्टार्ट होती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 अनंत तक चलती है। उसमें कहीं जीरो था प्राकृतिक में, नहीं। जहां जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए वो पूर्ण संख्या बन जाती है। देखो इसको देख लो, जीरो आ गया, ये होल नंबर बन गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, डॉट 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 अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय जीरो को सम्मिलित कर लेने से संख्या जो समुच्चय बनाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से इंक्लूड करते हैं। ये थ्योरी हो गई, जिसको थ्योरी को नोट करना है वो थ्योरी नोट कर लेगा। ठीक, जिसको मेरी भाषा को ध्यान से सुनना है, यानी जो मैं आपको परिभाषा अपनी तरफ से माध्यम से समझा रहा हूं आप उस पर फोकस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद देखो, अब यहां एक से स्टार्ट हुई थी संख्या, जीरो को भी जहां सम्मिलित कर लिया जाए वो होल नंबर। अब किस चीज की कमी हो गई भाई, एक भी आ गया, जीरो भी आ गया। अब आ जाते हैं इंटीजर्स पे, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जहां धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता हो
वो पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। देख लो अब, जहां धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं को जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आई से यानी इंटीजर्स से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा, बात समझ रहे हो या नहीं? ये क्या होती है? धन पूर्णांक मतलब माइनस में भी हो, और इधर जैसे -1, -2, माइनस, इधर से देख लेंगे -1, -2, -3, ये अनंत तक चलती रहेंगी। फिर 0 आएगा, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक चलती रहेंगी। ये बात समझ रहे हो या नहीं? देखो, माइनस में भी है, प्लस में भी है, जहां 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है वो कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। बाकी इसकी थ्योरी लिखना चाहो लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिख लीजिए, या बाद में इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में इसको कर लेंगे। समझ रहे हो या नहीं भाई? एक एक करके अगर पढ़ेंगे, देखो मैं अगर आपसे पूछूं प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, आप तुरंत बता दोगे, माइंड में चलेगा तुरंत आपके। जो प्राकृतिक में आते पेड़ पौधे, 1 से स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया? जहां पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। जहां 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता हो वो पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसे कहते हैं? जहां माइनस भी हो, प्लस भी हो और 0 भी हो, और प्राकृतिक तो होंगे ही होंगे। तो ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन से नंबर? पूर्णांक संख्या के बाद आ जाते हैं परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या के बारे में जान लो भाई, परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में जान लो। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P Q दोनों पूर्णांक होते हैं, जैसे कि Q डज नॉट 0। मतलब हम कह सकते हैं इसकी 3 परिभाषाएं होती हैं। एक तो ये लिखी हुई है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, यानी परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती है परिमेय संख्या कहलाती है, पहली परिभाषा। दूसरी, इसमें जो परिभाषा है, जिसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जा सकता है जिस नंबर को, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद इसमें ले लिया गया किसको? पाई को नहीं लिया गया, पाई का मान लिया गया है 22/7। 22/7 भी क्या है? ये परिमेय संख्या है। देखो, परिमेय और अपरिमेय को एक साथ पढ़ोगे तो दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी, वरना क्लियर नहीं हो पाएंगी। बात समझ रहे हो या नहीं? एक बार फिर मैं समझा रहा हूं, परिमेय संख्या और अपरिमेय क्या होती है, यहां देख लेंगे व्हाइट बोर्ड पे। देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अपरिमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? जहां रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता हो, ये भी यही रहने वाला है, जहां P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता हो। दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है? एक तो ये 22/7 मान किसका होता? ये परिमेय का होता। लेकिन पाई मान किसका होता? अपरिमेय का होता। इसके बाद जहां करली से बाहर निकाला जाए जिस नंबर को, जैसे 4 है, 4 का बाहर निकाला जाएगा, 2 निकल के आ गया, ये परिमेय है। जिसको करली से बाहर नहीं निकाला जाए वो अपरिमेय कहलाता। ये बताओ, डाउट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, परिमेय और अपरिमेय। दोबारा फिर समझा रहा हूं, एक बार और समझ लेंगे। देखो, P अपॉन Q की फॉर्म में ये भी लिखी जाएंगी, अपरिमेय भी लिखी जाएंगी। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। ऐसा क्यों होता मैं अभी बताऊंगा। जिसको करनी से बाहर निकाला जाए परिमेय संख्या, जिसको करनी से बाहर ना निकाला जाए अपरिमेय संख्या। तीसरा नियम और समझ लेंगे, 1, 2, तीसरा नियम। जब मैं किसी नंबर को भाग देता हूं, जैसे मैंने 1 को 3 से भाग दिया 1 को, तो 0.3333 आता रहेगा या नहीं? यानी मैं कह सकता हूं 0 के यानी 0.3 के ऊपर बार लिख देते हैं, आप जानते होंगे इसको। यानी जहां दशमलव के बाद अंक लगातार चलते रहे, ठीक, बार लग जाता हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये कहूं कि 2 को 5 से भाग दिया तो मैं 0.5 × 20, ठीक, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक हो
और उन्हें मतलब अलग अलग प्रकार के हो, गिना ना जा सकता हो इन्हें, अलग अलग प्रकार के 2 3 4 5 1 6 दशमलव के बाद अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 6 कभी 7 कभी 1 कभी 9 कभी कुछ आ रहा है, एक जैसे ना हो वो अपरिमेय कहलाते हैं। अगर दशमलव के बाद एक जैसे ही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, वो परिमेय कहलाता है। ये बताओ ये डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा सभी को। एक बार और समझ लेंगे ध्यान से कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी हुई हो, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में, 22/7 परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय। करनी से बाहर निकाला जाए परिमेय, करनी से बाहर ना निकले अपरिमेय। दशमलव के बाद अंक रिपीट हो रहे हैं एक जैसे, वो परिमेय, यानी जिसके ऊपर बार लगता हो परिमेय। दशमलव के बाद अलग अंक आ रहे हैं, गिने ना जा रहे हो या चाहे गिने जा रहे हो, वो अपरिमेय कहलाता है। बस ये 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद और कोई नियम नहीं है। बाकी जी के मान जो भी आता, गुरुत्वाकर्षण, ये वो सब अपरिमेय होते हैं। बात समझे या नहीं समझे? इसको समझ गए होंगे। अब इसकी थ्योरी लिख लो, जिसको थ्योरी लिखनी हो। अब इसकी थ्योरी लिख सकते हैं आप। ये रही देखो परिमेय संख्या की थ्योरी, जो थ्योरी लिखने वाले हैं। थ्योरी क्या है इसकी? जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P अपॉन Q दोनों पूर्णांक होती हैं। जैसे कि देखो 0 1 22/7 √9 करनी से बाहर निकल जाएगा ये। अब देखो 0.3222 चल रहा है, तो मैं इसे 0.32 के ऊपर बार लगा दूंगा, जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते। ये परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय की देख लो भाई, जिसको लिखना है नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे। अब अगर मैं अपरिमेय देखूं, इरेशनल नंबर, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय होती, सीधी परिभाषा तो यही है। ठीक, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखो जी, जो भी मान होता, कैपिटल जी, ई का मान, ये पाई है, पाई पाई, ईटीसी जितने भी मान होते हैं ये अपरिमेय कहलाते हैं। जिसको करनी से बाहर ना निकाला जाए, बताओ √3 को क्या बाहर निकाला जा सकता? नहीं निकाला जा सकता। इसका मान तो 1.4372 ऐसी कुछ होता। ठीक, अंक अलग अलग आ रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे ये जो है हमारी अपरिमेय है। देखो 1.3217 डॉट 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 चल रहा है, ये अपरिमेय है। अब यहां भी देख लो 1.2615 अलग अलग अंक अगर चलते हैं तो वो अपरिमेय, अगर एक जैसे अंक चलते हैं तो वो परिमेय कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे। ठीक, अभी देखो ये रहा पूरी परिभाषा, ये रही। दो संख्याएं प्राय करनी में जिन्हें करनी से बाहर नहीं निकाला जा सकता उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जिन्हें करनी से बाहर नहीं निकाला जा सकता वो अपरिमेय कहलाती है। √3 ये हो जाएगा आपका 1.321। बात समझ रहे हो या नहीं भाई? सीधा ये रहा, दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की गिनती नहीं की जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। बस यही था, हम भी तो यही बता रहे थे, गिनती नहीं की जा सके अपरिमेय संख्या, मतलब अलग अलग अंक आ रहे हैं, ये अपरिमेय। तो ये बताओ मुझे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डाउट क्लियर हुआ, यस या नो? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जितनी संख्याएं देखो मैंने पढ़ी। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है भाई? जो 1 से आरंभ होती हैं, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्याएं क्या होती? जहां 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए। पूर्णांक क्या होती है? जहां प्लस माइनस भी हो और 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, पूर्णांक। फिर इसके बाद हमने पढ़ी परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के 3 नियम पढ़े। पहला नियम, पाई जो है, ठीक, यानी पाई क्या होगा हमारा? पाई पहले 22/7 सुन लो। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या। ठीक, दूसरा नियम क्या होगा इसका, परिमेय अपरिमेय का? दूसरा नियम ये होगा, जिसको करनी से बाहर निकाला जाए परिमेय, जिसको करनी से बाहर ना निकाला जाए अपरिमेय। तीसरा नियम क्या होगा? दशमलव के बाद लगातार अंक चल रहे हैं एक जैसे, तो वो परिमेय संख्या, और दशमलव के बाद एक जैसे अंक नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं जिनकी गिनती ना हो सके, वो अपरिमेय। तो ये बताओ, इतना डाउट क्लियर हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा वास्तविक संख्या। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर बताएंगे क्या होते हैं रियल नंबर। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे।
मैथ के अंदर जितने भी संख्याओं का यूज किया जाता है वो सारे ही रियल नंबर कहलाते हैं। गणित के अंदर जितनी भी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, सभी संख्या, चाहे वो वास्तविक हो, यानी जितनी अभी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ाई, प्राकृतिक नंबर ये पढ़ाए, पूर्णांक पढ़ाए, पूर्णांक पूर्ण पढ़ाए, और परिमेय पढ़ाई, अपरिमेय पढ़ाई, ये सारे नंबर मैथ के अंदर यूज किए जाते हैं। ये परिमेय संख्या है। जितने भी अभी ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ाए ना मैंने, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक यानी रियल नंबर है ये। ठीक, तो आइए अब सीधा देख लो इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। बस ये रहा। मैथ के अंदर जितने भी है नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? ये 2/22/7 √9 जिसको करनी से, ये तो सब मैंने आपको सिखा दिया। बस इतना याद रखो, मैथ के अंदर यानी गणित के अंदर जितने भी संख्याओं का यूज किया जाता है वो सारी ही संख्या वास्तविक यानी रियल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर देख लेंगे। काल्पनिक नंबर क्या रहने वाले हैं इसको देखेंगे। काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो संख्याएं वास्तविक नहीं है काल्पनिक कहलाती हैं। बात सही है। मतलब जो आयोटा की फॉर्म में लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? जो आयोटा की फॉर्म में लिखी जाती हो, तो जो आयोटा की फॉर्म में लिखी जाती हैं, जैसे 2i ये रहा, ये काल्पनिक नंबर है। अब ये बताओ इसका मान क्या होगा भाई? बहुत से स्टूडेंट अगर इसका मान बताओ क्या होगा, हालांकि निकला हुआ। ठीक, इसका मान जो होगा प्लस माइनस के 3i होगा। ये आई में आ जाता, सभी जानते होंगे आप अच्छे से। जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं जो आयोटा की फॉर्म में लिखी जाए, 2i 3i a+i, जो आयोटा की फॉर्म में लिखी जाती हो वो संख्याएं सारी काल्पनिक नंबर कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक, सम संख्या क्या होती है सुन लेंगे ध्यान से। सम संख्या क्या होती है भाई? जो मैं लिखवा रहा हूं ना इनको नोट करते चलेंगे, ये एग्जाम के टाइम पे आप डायरेक्ट अपने नोट्स को रिपीट करके चले जाएंगे। चलिए ये बताओ, इतनी संख्याएं समझ में आ गई सभी को? अब चलते हैं सम नंबर। ये सीक्वेंस में ही लिखना, आगे पीछे मत कर देना वरना चीजें बिगड़ जाएंगी। अब चलते हैं इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं। सीधी परिभाषा तो यही है हमारी, जहां 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जहां 2 से भाग ना जाता हो वो भी सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसकी परिभाषा पे आ जाओ। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय कहते हैं। प्राकृतिक यानी सम संख्याएं क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट अनंत तक होती हैं, ये सम संख्या कहलाती है। ठीक, जहां 2 से भाग देने पर कुछ शेष ना बचे वो सम संख्या, और जहां 2 से भाग ना दिया जाए वो क्या होता है? विषम संख्या। 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाले प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को विषम संख्या का समुच्चय कहते हैं, अथवा वे संख्याएं जो सम संख्या नहीं है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 9। ठीक, ये सारी संख्याएं विषम है, विषम संख्याएं हैं ये सारी, अनंत तक चलती हैं। तो सम विषम में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, सम विषम। इसके बाद आ जाते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। पहले मेरी भाषा को ध्यान से सुनेंगे, मतलब जो मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा उसको सुनो, इसको मत देखो। देखो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। जो अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी कटती हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या होगा? 4। ये देखो 4 1 से भी कटता, 2 से भी कटता और खुद से भी कटता हो। लेकिन अगर मैं 2 कहूं क्या ये भाज्य है?
ये तो सर अपने आप से, एक तो देखो कॉमन है, ये तो बस सिर्फ अपने आप से कटता, किसी और से नहीं कटता। 3 अपने आप से कटता, किसी और से नहीं, ये अभाज्य हो जाएंगे। भाज्य संख्या वो होती है जो केवल मतलब जो अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिविजिबल यानी विभाजित होती हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लो अभी यहाँ पर 4, 4 1 से भी 2 से भी 4 से विभाजित होता, 6 1 से भी 2 से भी 3 से 6 से विभाजित होता, 9 1 से 3 से 9 से विभाजित होता, 10 1 2 5 10 से विभाजित होता। ये अन्य नंबर से भी कट रहे हैं, ये तो सारी भाज्य संख्याएं हैं। अब यहां इसकी थ्योरी देख लो, ये कम समझ में आएगी क्योंकि थ्योरी तो ऐसी ही होती है जो समझ में नहीं आती, लेकिन अगर एक बार बोल के वो थ्योरी आपको समझाई जाए तो आपको चीजें जल्दी क्लियर हो जाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं होती हैं जिसके एक और स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड हो, यानी हम कह सकते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं के अलग कम से कम एक अन्य संख्याएं भी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। ठीक, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ में आई? यस या नो? चलिए, भाज्य संख्या ये हो गई। अभाज्य क्या होंगी? जो अपने अलावा किसी से ना कटती हो। एक तो सभी में कॉमन है, देखो कभी एक को आप मानो, एक तो यहां भी कॉमन है, एक अभाज्य में। ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हो। 2 बताओ किसी और से कटती? नहीं कटती, अपने आप से कटती। 3 किसी और से कटती? नहीं कटती, अपने आप से कटती। 5 किसी और से कटती? अपने आप से कटती। जो अपने आप से कटती हो वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं, और जो अपने अलावा किसी और से भी कटती हो वो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो चलिए, भाज्य तो आप समझ गए, जो अपने अलावा किसी और से भी कटती हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और अभाज्य संख्याएं जो केवल अपने आप से कटती हो, किसी और से ना कटती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अब यहां पर हम देखेंगे वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता। एक तो है, देखो भाई, एक कॉमन है, जो स्वयं और अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? प्राइम यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक, 23 डॉट 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 अनंत तक चलती रहेंगी। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। इनको देख लो, नजर मार लो या लिख लो इन संख्याओं को। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, या जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो यहां से सवाल पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये याद, मतलब याद क्या करनी, पता होना चाहिए। पता चल गया, थ्योरी तो आपको पता चल गई। भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। वो नंबर जो अपने आप से कटते हो, किसी और से ना कटते हो, वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं ये लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया होगा। कितनी संख्याएं पढ़ ली हमने? एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। सबसे बड़े हमने पहले पढ़ी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक में पेड़ पौधे 1 2 3 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक प्राकृतिक। फिर इसके बाद आए हम पूर्ण नंबर पर, होल नंबर पर, जहां जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। फिर इसके बाद आए हम पूर्णांक पर, जहां धनात्मक ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव निगेटिव और शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, वो इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के 3 नियम है। पहला नियम क्या है? यानी 22/7 परिमेय है और पाई अपरिमेय है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है जिसको करनी से बाहर निकाला जाए परिमेय, जिसको करनी से बाहर ना निकाला जाए अपरिमेय। तीसरा नियम क्या है? दशमलव के बाद एक जैसे अंक आ रहे हैं परिमेय, दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं अपरिमेय।
इसे तीनों हो गए। फिर इसके बाद वास्तविक संख्याएं, मैथ के अंदर जितने भी नंबर यूज किए जाते हैं, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, ये सारे नंबर वो आपके कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक यानी रियल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हम इमेजरी नंबर पे आए, यानी काल्पनिक संख्या जो आयोटा की फॉर्म में लिखी जाती हो, जो आई बना जहां मिल जाए, ठीक, वो इमेजनरी नंबर कहलाता है, यानी काल्पनिक नंबर कहलाता है। इसके बाद हम देखें सम और विषम, जहां दो से पूरा पूरा भाग मतलब इससे पहले आए हम दो सम और विषम पे, जहां दो से पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती है, जहां दो से भाग ना जाए वो विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद आए हम भाज्य अभाज्य। भाज्य क्या होती है? वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी अन्य नंबर से भी कटती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं, जो केवल अपने आप से कटती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, अभाज्य तक तो हमने पढ़ लिया, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या ये रही। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ आंसर आ रहे हैं आपके, नहीं कुछ ये पॉइंट और नोट करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने। पहला पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। यही होती है सबसे छोटी सम। ठीक, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। इसको याद कर लेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15, याद कर लो, ये नहीं निकाल के देख रहे हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? ये भी याद कर लेना, नोट कर लेंगे इसको। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101 है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और प्रति एक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, इसको भी नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं भाई? ध्यान रखना, 2 गुणनखंड होते हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या के। जैसे कि मैंने 2 लिया, इसके कितने फैक्टर हैं भाई? एक तो ये, एक से तो सभी नंबर कटेंगे, एक खुद से कटेगा। ऐसी 3 है, एक से तो कटेगा, एक 3 से कटेगा। 5 है, एक से तो कटेगा 3, यानी हर किसी के देखो कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 फैक्टर हो रहे हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आएंगे इसके बाद। नोट हो गया भाई? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये रहा सहभाज्य संख्या, ये लास्ट बचा हुआ है। सहभाज्य संख्या, ध्यान से सुन लो, सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका एचसीएफ 1 हो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। आइए, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य अवनिष्ठ गुणनखंड न हो सहभाज्य कहलाती है। जैसे 16 और 25 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। ये एचसीएफ कितना आया इनका? 1 आया। 9 8 में कुछ कॉमन है? नहीं है। एचसीएफ कितना आया? 1 7 6 में कुछ कॉमन है? नहीं आया। अगर मैं यहाँ कहूँ 9 और 12 में बताना ये सहभाज्य है या नहीं है? नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन क्या आ गया? 3। जिनका एचसीएफ 1 हो वो ही सहभाज्य संख्या कहलाती है। मैं कहूं कि 5 और 7 सहभाज्य है? नहीं, बिल्कुल है सर, इनका एचसीएफ 1 आया। मैं यहीं पे कहूं कि 5 और 15 क्या सहभाज्य है? नहीं सर, यहां तो एचसीएफ 5 आया। तो ध्यान रखेंगे, जिनका एचसीएफ 1 होता है वो सहभाज्य संख्या कहलाती है, वो युग्म बन जाते हैं। संख्याएं हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है भाई, संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पर आधारित सवाल कर लें एक बार। ये बताओ, संख्याओं में क्या किसी को कोई समस्या तो नहीं आई? अगर संख्या आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी तो आप अब आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आसानी से। ठीक, संख्याओं को जैसे मैंने यहां पे लिख के समझाया है ना, आपको वैसे ही करना है। ऊट पटांग मत कर लेना, आगे पीछे मत कर लेना भाई। मैंने शुरू में नेचुरल नंबर लिखा ना, आपको नेचुरल ही लिखना है, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा, मैंने पूर्ण लिखा है तो पूर्ण ही रहने देंगे। तीसरा, मैंने पूर्णांक लिखा है, इंटीजर्स तो इंटीजर्स ही रहने देंगे। इसके बाद मैंने परिमेय लिखा है तो परिमेय। इसके बाद अपरिमेय लिखा है तो अपरिमेय। इसके बाद लिखा है हमने वास्तविक संख्या तो वास्तविक रहने देंगे। इसके बाद लिखा काल्पनिक संख्या तो फिर
इस काल्पनिक के लिखा रहने देंगे। इसके बाद काल्पनिक के बाद हमने क्या जाना, काल्पनिक के बाद हमने जाना वास्तविक यानी सम विषम संख्याएं, जानी सम संख्या विषम संख्या। इसके बाद हमने देखा सम और विषम के बाद हमने कौन सी संख्या पढ़ी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद हमने क्या पढ़ी, सहभाज्य संख्या। ये संख्याएं होती हैं, इसके अलावा हमने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, आप इन्हीं सीक्वेंस में इनको याद रखना। अगर इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको देखो 100% याद आते रहेंगे। देखो एक बार मैं सारी चीजें दोबारा फिर रिपीट करने जा रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब इसे समझ लो भाई, जैसे लिखा हुआ है प्राकृतिक। भाई प्राकृतिक जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाती हो। पूर्ण संख्या जहां जीरो को भी ले लिया जाए, 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या जहां मतलब माइनस वाला भी आ जाए, -1 -2 -3 और जीरो भी हो, 1 2 3, ये भी अनंत तक चल रही हो, इधर भी अनंत तक चल रही हो, ये पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या के 3 नियम इसके बताए, 3 नियम इसके बताए। वास्तविक संख्या क्या होती है, मैथ के अंदर ये जितने भी नंबर यूज किए गए, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या जो आयोटा की फॉर्म में लिखे, जो a+i की फॉर्म में लिखी हुई मिलेंगी। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटती होगी, जो 2 से ना कटती हो वो विषम संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या, जिसका फैक्टर अपने अलावा और भी हो, जैसे 4, इसको हम 1 से 2 से 4 से काट सकते हैं। और जो केवल अपने आप से कटती हो वो अभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या जिनका HCF 1 हो। ये माइंड में एकदम तुरंत रहनी चाहिए। हो जाएगा या नहीं बताओ इतना। अब चलिए सीधा आ जाते हैं सवाल पर, सीधा सवाल पर आ जाते हैं। अब ज्यादा ना चर्चा करते हुए, आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि वैसे ये एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देता मैं, लेकिन फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, तो इसी वजह से हम एक क्लास आज रख लेते हैं। क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आंसर बताएंगे अब। किस किस का आंसर आया भाई? आया नहीं आया? आइए देख लेते हैं। जिसने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा, अब देखो उसको क्वेश्चन को कैसे उड़ाता है वो। 5 से बड़ी तथा 5 से छोटी सभी कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या का गुणनफल बताओ। संख्या प्राकृतिक होनी चाहिए, 5 से छोटी हो, +5 से, -5 से बड़ी हो। तो अब मुझे ये बता दो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी आएंगी, जो -5 से बड़ी हो और +5 से छोटी हो। बताओ कौन कौन सी आएंगी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक में कौन कौन सी आती, 1 2 3 4, बताओ 5 से छोटी हैं। ये -5 से बड़ी हैं। ये क्या -1 ले लूं क्या, प्राकृतिक है ये? नहीं है सर, इसे नहीं लेंगे। बस इनका गुणनफल बताना है, जिसने पढ़ा होगा ध्यान से। 4 या 12, 12 दूनी 24। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। -5 से बड़ी और +5 से छोटी, ये नेचुरल नंबर है हमारे। -5 नेचुरल नहीं है, -4 नेचुरल नहीं है, -3 नेचुरल नहीं है, -2 नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर आपके यही हैं। ठीक, इससे छोटे छोटे बताने थे, उनका गुणनफल कर लो, आंसर आ जाएगा निकल के। लिखा हुआ सब कुछ, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई? पहला क्वेश्चन ये छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर बताइए दूसरे क्वेश्चन का। भाई ये सीड जो है बाइलिंगुअल नहीं है। बाकी तो इससे पहले जो था वो बाइलिंगुअल, मैंने आपको कुछ लिखवा दिया था, कुछ नहीं लिखवाया था। कल से मिलेंगे। फिलहाल ये वाले जो क्वेश्चन है ये एक ही लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड।
यदि x एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक, तो x+1 x+2 हमेशा किससे विभाजित हो सकती है? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है भाई? सर 1 2 3 4 यहीं से होती, कहां तक जाती? अनंत तक। तो x के स्थान पे कोई सा भी मान उठा के वहां रख दो। हमें तो आसान नंबर मानना है, हमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो आसान नंबर बताओ क्या मानोगे? सबसे आसान तो सर एक ही होगा, x के स्थान पर एक रखने पर। ठीक, बस एक रख दो। एक, 1+1, 1+2, एक, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन दूनी छह। बताओ छह किससे विभाजित हो सकता? छह से ही हो सकता है, और किसी से नहीं होगा। अगर किसी को दो रखना है, दो रख सकते हैं। ये नहीं कि हमें बड़ा नंबर रखना है, हमें तो सर अपना सवाल आसान बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। नेक्स्ट, थर्ड, ये रहा, इसका आंसर बताइए थर्ड का। -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? बताइए इस सवाल का आंसर। -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? तो चलिए भाई ध्यान से देख लेंगे। -100 तथा +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं? देखो, -100, -99, -98, डॉट 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 डॉट, -1, फिर इसके बाद जीरो आ गया होगा, 1 2 3 डॉट 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 99 100। हमसे कहा है बीच कितने पूर्णांक आते हैं। तो बताओ यहां से लेके बीच में बताना ना, 1 से लेके -1 से लेके -100 तक, इसके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? 99 पूर्णांक आते हैं। ठीक, इससे 100 से पहले पहले बताने हैं। अब 1 से लेके 99 तक कितने पूर्णांक आते हैं? 99 ये आते हैं, और एक जीरो भी तो पूर्णांक है। इन सबको जोड़ लो, सेवा समाप्त। 99 और 100 और 99 100, 99 पूर्णांक आते हैं। नोट कीजिए, टोटल कितने पूर्णांक आते हैं ये हमसे पूछा था इसने। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड के बाद ये रहा फोर्थ। प्राकृतिक संख्याओं पे क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब चलते हैं सम और विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसका आंसर बताएंगे भाई। सम और विषम संख्याओं का आंसर बताएंगे सभी। कर लिया भाई सोल्व सभी ने? आया किसी का आंसर? नहीं। यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक, तो a की पावर b, b की पावर a बराबर 47 हो, तो a b निम्न में से किस कोटि के अंग होंगे? दोनों विषम होंगे, एक विषम एक सम होगा, दोनों अभाज्य होंगे, एक अभाज्य तथा एक भाज्य होगा। मतलब a की पावर b प्लस b की पावर a का मान मुझे 47 लेना है। तो बताओ a और b का निम्न में से कोटि क्या लूं? दोनों विषम रखने पे क्या कभी विषम आ जाएगा? भाई विषम दो पे कभी भी विषम नहीं आता, दो विषमों को जोड़ने पे एक सम निकल के आ जाएगा। देखो 1+3 दोनों विषम है, 4 आएगा। जब कभी भी दो विषम नंबर को जोड़ेंगे तो सम निकल के आएगा। 5+7 जोड़ लो, 7 5 12 आ गया, यानी दो विषम को जोड़ने पे सम आता। तो कभी भी हमें विषम को जोड़ने पे विषम आएगा ही नहीं, हमें तो सम कैसा, मतलब विषम को, दो विषम नंबर को जोड़ने पे विषम नंबर नहीं आएगा, तो इसी वजह से ये नहीं होगा। अब एक विषम और एक सम ले लो, एक विषम ले लो और एक सम ले लो। तो आइए क्या लें बताइए? एक विषम और एक सम। नंबर ऐसा लो जोड़ने पे 47 आ जाए। बड़ा नंबर मान लो तो मैं एक काम करता हूं, a का मान 46 मान लेता हूं, b का मान 1 मान लेता हूं। भाई a का मान कितना माना? 46। b का कितना माना? 1 पावर 1। b का मान 1 माना और a का मान मैंने 46 माना। कितना माना? 46 माना। तो बराबर में देखो 47 आ रहा है नहीं जोड़ने पर। 46 की पावर 1 का मान 46, 1 की पावर 46 का मान 1, 46 और 1 47। आंसर मैच कर गया। यानी एक विषम नंबर लेना पड़ेगा, एक सम नंबर लेना पड़ेगा।
तब जाकर हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। कभी भी दोनों विषम नहीं ले सकता। दोनों अभाज्य लेने पे तो बिल्कुल नहीं आएगा भाई। 2 और 3 दोनों अभाज्य लेने पे कैसे बन जाएगा 47? नहीं बनेगा। ठीक, दो एक अभाज्य तथा एक भाज्य नहीं बनेगा। यही ऐसा है कि एक विषम और एक सम होगा तभी विषम नंबर बनेगा। दोनों विषम को जोड़ने पे कभी भी सम नहीं आएगा, विषम से विषम ही बनता। नेक्स्ट, रिपीट करने वाले तो है नहीं वैसे, ये क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसी का सेकंड। प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। इसी प्रकार आगे क्रम बढ़ता जा रहा है। 200वीं संख्या क्या है? ये बीच में अलग से आ गया भाई, 200वां पद बताना है क्या होगा। ठीक, तो आइए इसके लिए आप बचपन में एक फॉर्मूला जाना होगा, ये बीच में आ गया क्वेश्चन, हालांकि ये अलग है, ये समांतर श्रेणी का है सवाल। तो इसके लिए पद निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो नहीं जानते, टर्म निकालने के लिए कोई सी भी टर्म अगर निकालनी हो तो a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक, n का मतलब होता है पद कितने हैं, तो n का मतलब पद है इसमें 200, a का मतलब होता है प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, और d का मतलब होता अंतर, डिफरेंस। ठीक है, तो आइए प्रथम पद ये है, प्रथम पद कितना आया निकल के 1, n कितना है, n 200वां पद है, और d डिफरेंस कितने का चल रहा है भाई, 1 और 3 में 2 का, 3 2 5 में 2 का डिफरेंस चल रहा है। यहां मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a का मान आया 1, n का मान आया 200 माइनस 1, d का मान कितना आया 2। तो यहां पर देखेंगे 1 प्लस 200 में से 1 गया, 199 इंटू 2, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 2 ही कहना 2 और 1 3 प्लस 1, 200 398 प्लस 1 399। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कीजिए इसको। समझे या नहीं भाई? पद निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। बाकी इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये देखेंगे, जिसने थ्योरियों को अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को बताइए, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? मतलब विषम भी हो और भाज्य भी हो। भाज्य संख्या क्या होती? सर ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और से भी कटता हो, भाज्य हो। 17 तो अपने आप से कटता, 13 भी अपने आप से कटता, 12 जो है ना ये सर विषम नहीं है, तो सम है। ठीक, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 15। विषम भी है और भाज्य भी है। देखो ये 1 से भी कटता, 3 से भी कटता, 5 से भी कटता, भाज्य भी है और विषम भी है। तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं भाई। अभाज्य और सहभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न। अभी मैंने अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं पढ़ाई, उस पर आधारित प्रश्न है। बताओ इसका आंसर। इसने कहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी लेनी है और सबसे छोटी लेनी है 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या सभी जानते हैं, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की हो 97 होती। पीछे आपको अभाज्य संख्याओं को बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती?
2 अंकों की लेनी है तो क्या होती है भाई 11 होती। इन दोनों का अंतर बताना है। 8 में से एक मतलब 7 में से एक 6, 9 में से एक 8, तो आंसर कितना आएगा 86। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना। भाई इंटरेस्टिंग सवाल है सारे ही, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से हो रहा है नहीं भाई। अगर आप अच्छे से थ्योरी को जान लिया होगा तो देखो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बस ये आज लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम कल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, कल की क्लास में ये फिनिश कर देंगे हम। 100 और 120 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग, ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट है जो कमेंट करता है। कल एक स्टूडेंट का आंसर आया था गर्ल्स में सबसे पहले, तो अच्छी बात है भाई, आप मेहनत कर रहे हैं। बाकी और किसी 1-2 स्टूडेंट का और आया था, उनको मैं दोबारा देखूंगा आज, वो मैंने नहीं देख पाया था, थोड़ा सा मैं कल बिजी था। बाकी आज उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा और इसका भी आंसर आज आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 100 और 120 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन को हम जानेंगे कल। अच्छे से पढ़ के आ जाना थ्योरी को, जितनी मैंने पढ़ाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि संख्या प्रणाली आपका एक ये पार्ट दिया गया है जो कि आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं करके आ पाओगे आप एग्जाम में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है भाई, नमस्कार दोस्तों।